हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्रेन टीचर बायोलॉजी में। हर दिन की तरह आज भी आप लोग के लिए कोर्स लेके आए हैं। सुनिएगा क्या है वो। यूं जमी पे बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पे बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपनी पंखों को खोल ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी आज के स्टडी पे चलते हैं। क्या पढ़ना था आज हम लोग कल वाले क्लास में स्टार्ट किए थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर 8 था, जो हमारे बायोलॉजी 11th का चैप्टर 8 था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने बहुत सारा चीज़ें पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? बहुत सारा चीज़ नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़े थे कि सेल क्या होता है, सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, किसने किया, किसने सेल का डिस्कवरी किया। सेल का डिस्कवरी में दो साइंटिस्ट का नाम आया था। सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक कब किया था? ये 1665 ईस्वी में। जो इन्होंने जो सेल का डिस्कवरी किया था वो कैसा सेल था? डेड सेल था। डेड सेल था, ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट लिविंग सेल देखा था वो किसने देखा था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने देखा था फर्स्ट सॉ लिविंग सेल। पहली बार इन्होंने ही देखा था फर्स्ट सॉ लिविंग सेल एंड डिस्क्राइब अबाउट इट, ठीक है। इतना तक हो गया था। और न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या खोजा था? न्यूक्लियस का खोज किया था। न्यूक्लियस क्या है? सेल के अंदर पाया जाने वाला एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है। या फिर कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोल सकते हो न्यूक्लियस को। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, ये आगे हम लोग पढ़ लेंगे कि न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, ठीक है। आज तो हम लोग को पढ़ना है। अच्छा, इसमें और भी पढ़े थे, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम जाने थे। सेल थ्योरी पढ़े थे ना, सेल थ्योरी पढ़े थे। सेल थ्योरी में क्या बताया गया था? सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट मिलकर दिए थे, स्लेडन और स्लेडन और एक और कौन थे? एंड स्वान। ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर बताया था सेल थ्योरी को। और इसको मॉडिफाई किसने किया था? नाम बताइएगा उनका। मॉडिफाई किया था रुडोल्फ विर्चो ने। और इनका डेट भी दिया गया है कि कब मॉडिफाई किए थे, 1855 में, ठीक है। इतना तक याद है। और मॉडिफाई करने के बाद जो अल्टीमेट स्टेटमेंट हम लोग आज जो पढ़ते हैं सेल थ्योरी के अंदर, दो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो दोनों स्टेटमेंट क्या था? वो दोनों स्टेटमेंट ये था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स या फिर ऑल प्लांट एंड एनिमल्स, इनका तो यही कहना था, ऑल प्लांट एंड एनिमल्स, जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो किसके बने हैं? मेड अप ऑफ सेल या कंपोज्ड बाय सेल, मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। मतलब इनका कहना था सेल थ्योरी के स्टेटमेंट के हिसाब से जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो किससे बने हैं? सेल और उसके प्रोडक्ट से बने हैं। ये पहला स्टेटमेंट था सेल थ्योरी का। और दूसरा स्टेटमेंट इसका सेल थ्योरी का था, न्यू सेल्स arising from प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके लिए ये रुडोल्फ विर्चो बाबा जो थे, ये एक मंत्र भी दिए थे। वो मंत्र क्या था? बोलिएगा जरा, वो मंत्र क्या था? ओमनीज सेलुला ई सेलुला। अच्छा लगता है ना बोलने में, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ये किसने दिया था मंत्र? रुडोल्फ विर्चो ने। इसी का मतलब यही होता है, ओमनीज सेलुला ई सेलुला जो है उसका मतलब होता है न्यू सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नीचे दिख रहा है ना? हाँ, मंत्र लिख देते हैं। मंत्र क्या था? ओमनीज सेलुला ई सेलुला। इस मंत्र का अर्थ यही था, न्यू सेल्स इसकी ऐसे की तैसे ऐसे, न्यू सेल्स राइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये मंत्र दिया था रुडोल्फ विर्चो बाबा ने। और ये मंत्र पे क्वेश्चन आ चुका है, नीट तक क्वेश्चन पूछ चुका है इससे, ठीक है। आज हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है, आज का टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ सेल।
ऑफ द सेल। सेल का ओवरव्यू जानना है, मतलब सेल का टाइप क्या होता है, कितने टाइप का सेल होता है, सेल का शेप कैसा होता है, सेल का शेप साइज कितना कितना होता है, सेल जो है सेल उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके बारे में जानना है, ओवरव्यू ऑफ द सेल। इतना तक तो हो गया था, कल ही हो गया था, कल का थोड़ा सा रिव्यू था ये। आज जो पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ द सेल वो देखते हैं। जिन्होंने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ कृपया करके वो लेक्चर देख लें ताकि सारा चीज़ क्लियर हो सके इस चैप्टर के अबाउट, जो भी चीज़ सस्पिशन में है। एन ओवरव्यू ऑफ सेल। पहले गीला कपड़ा समेटाओ, फिर सूखा कपड़ा समेटाओ। एन ओवरव्यू ऑफ सेल। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेल का टाइप पढ़ेंगे। सेल का टाइप, सेल दो टाइप का होता है, जो एक्चुअली जो होता है सेल कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। सबसे पहले सेल का टाइप ही देख लेते हैं। सेल दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ये सेल दो टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए अब दोनों होता क्या है, सर दो वर्ड में फंसे गए हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हमारा वाला मंत्र यूज करो। हमारा वाला मंत्र क्या था, बायोलॉजी में वर्ड ब्रेकडाउन वाला मंत्र। वर्ड को ब्रेक डाउन करना सीखो। वर्ड को कैसे ब्रेक डाउन करोगे, प्रो को अलग कर दो, कैरियो को अलग कर दो, टिक को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रो और कैरियो, कैरियोटिक लिख लो। कैरियोटिक से हम लोग सिर्फ कैरियो निकाल लेते हैं, कैरियो। तो प्रो का मतलब हो जाता है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव, प्रीमिटिव मतलब पुराना, प्राचीन काल वाला, प्राचीन पुराना, ठीक है। और कैरियो का मतलब हो जाता है, कैरियो का मतलब हो जाता है न्यूक्लियस। तो ये हमेशा याद रखना है, कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, हमेशा ध्यान रखना है। यू कैरियोटिक में भी उसी तरह से यू और कैरियोटिक, यू और कैरियोटिक दो भाग में तोड़ दो इसको, यू कैरियोटिक। कैरियोटिक से क्या निकाल लेंगे हम लोग, कैरियो निकाल लेंगे। कैरियो का मतलब पढ़ लिए हम लोग, न्यूक्लियस होता है। और यू वर्ड बायोलॉजी में, यू वर्ड जहाँ भी मिले उसका मतलब होता है ट्रू। उसका मतलब क्या होता है, ट्रू। यू का मतलब ट्रू, ट्रू मतलब सही। जिसमें सही न्यूक्लियस होगा मतलब सच्चा न्यूक्लियस होगा, मतलब कि न्यूक्लियस एज इट इज प्रेजेंट होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, तो उसको बोलेंगे ट्रू न्यूक्लियस। और उसे जिसमें वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। मतलब कह सकते हैं कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और जिसमें प्रीमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, मतलब ट्रू न्यूक्लियस तो नहीं कह सकते हैं, प्रीमिटिव न्यूक्लियस का कहने का मतलब क्या कि न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट ही नहीं होता है, बस न्यूक्लियस के जैसा स्ट्रक्चर, बस न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का। आप लोग को पहले बता दिया गया है, स्वान ने बताया था कि सेल के ऊपर एक कवरिंग होता है, सेल के ऊपर एक कवरिंग होता है, लेयर होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये पहले ही स्वान ने बताया था सेल थ्योरी के दौरान। इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब जो सेल का कवरिंग है, सेल का जो कवरिंग है, सेल को जो कवर करने वाला एक मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो ये है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल जो है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब बोलोगे सर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए का नाम सुना होगा, डीएनए का नाम सुना होगा, डीएनए और प्रोटीन। जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और ये जेनेटिक मटेरियल मम्मी पापा से बाल बच्चों में ट्रांसफर होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो ट्रांसफर होता है वो कौन होता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। समझ में आ गया जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे लिख लेते हैं जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। द मटेरियल
वैसे तो ये 12th में पढ़ना है, लेकिन फिर भी यहाँ बता दे रहे हैं, द मटेरियल विच ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर नेक्स्ट जनरेशन, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। वैसा मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा सके वही कहलाता है जेनेटिक मटेरियल में देखो एल छूटा है, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल बना किसका होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन का, मतलब डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, सिंपली, ठीक है। और ये कौन सा मटेरियल होता है? वैसा मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर हो सके। कहते हैं ना हम लोग कि कभी कभी कहते हैं कि वो मम्मी के जैसा दिख रहा है, वो पापा का जैसा दिख रहा है, उसमें पापा वाला ज़्यादा गुण है, उसमें मम्मी वाला ज़्यादा गुण है। तो वो गुण है, वो जो अपीयरेंस है कि मम्मी जैसा दिख रहा है, पापा जैसा दिख रहा है, वो कहाँ से ट्रांसफर हुआ है? मम्मी पापा से ही ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो मम्मी पापा से ट्रांसफर जो हुआ है वो किसके थ्रू हुआ होगा? यही जेनेटिक मटेरियल के थ्रू हुआ होगा, ठीक है। और ये जेनेटिक मटेरियल है क्या? डीएनए प्लस प्रोटीन। ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको क्रोमोजोम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम बोलते हैं। वैसे तो जेनेटिक मटेरियल सिर्फ डीएनए होता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्रोमोजोम बोलते हैं। और ये क्रोमोजोम किसका बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन दोनों का बना होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन इसके जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कोई भी कवरिंग नहीं होता है। इसीलिए इसमें क्या बोलते हैं? इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट बोलते हैं, ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट। मतलब न्यूक्लियस के अंदर का जो प्रोडक्ट है वो तो है, तो ये प्रोडक्ट जिस एरिया में पाया जाता है ना, न्यूक्लियस के अंदर का जो प्रोडक्ट है वो जिस एरिया में पाया जाता है उसको न्यूक्लियाइड बोल देते हैं। तो इसमें क्या है? न्यूक्लियाइड है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो समझ गया प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है या फिर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। समझ में आया है? प्रोकैरियोटिक सेल ये है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल। याद रहेगा, प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स प्रिमिटिव या पुराना, और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, जिसमें पुराना टाइप का न्यूक्लियस है जिसको न्यूक्लियाइड बोल दो, न्यूक्लियाइड बोल सकते हैं ना, जो पुराने टाइप का न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है तो उसको बोल देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल किसको बोलेंगे? जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। और इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस पूरा का पूरा एक मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, चारों तरफ से कवरिंग है न्यूक्लियस, और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस। समझ में आ गया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब क्या है कि दोनों का दोनों जो सेल है उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन तो है ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है, प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ही होगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं वो प्रेजेंट होगा ही होगा। और क्या होता है? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, सेमी फ्लूइड। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है? सेमी फ्लूइड पाया जाता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और ये दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों के अंदर क्या पाया जाता है? सेमी फ्लूइड, जिसको साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, ठीक है। ऊपर दिख रहा है ना उधर साइटोप्लाज्म। अब ऊपर थोड़ा सा लिख दें, ये साइटोप्लाज्म है क्या? साइटोप्लाज्म ये सेमी फ्लूइड है, मतलब पूरा का पूरा पानी जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, पूरा का पूरा लिक्विड नहीं होता है, ये सेमी फ्लूइड होता है। मतलब कि ना पूरा अच्छे से बह सकता है, होता है ना जैसे जेली टाइप का स्ट्रक्चर, या जेली से थोड़ा सा पतला, दही के जैसा ले लो, नहीं दही के जैसा नहीं, मतलब ना पूरा लिक्विड होता है ना ही पूरा सॉलिड होता है, बीच का होता है। सेमी का मतलब वैसे भी आधा ही होता है, ठीक है। तो आधा फ्लूइड होता है ये, ना ही पूरा सॉलिड होता है ना ही पूरा फ्लूइड होता है, बीच में होता है ये, ठीक है। ये समझ में आया है साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इन दोनों के अंदर का जो फ्लूइड है, इन दोनों के अंदर का जो सेमी फ्लूइड है, चाहे कोई भी सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा ही होगा। और साइटोप्लाज्म की वजह से क्या होता है? जितने भी सेल होते हैं उसका सारा का सारा एक्टिविटी जो है वो लगभग साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। लगभग जितना भी एक्टिविटी है सेल के अंदर वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। और यही साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? मूवमेंट भी होता है, जिसके वजह से साइटोप्लाज्म में एक्टिविटी होने के वजह से साइटोप्लाज्म
में सारी एक्टिविटी होने की वजह से सेल जो है वो लिविंग स्टेट में रह पाता है। ठीक है, इसके लिए एक एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा होगा, देख लें थोड़ा सा क्या लाइन है वो। एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छा लाइन लिखा था इसके लिए। हाँ, क्या बोला है कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके वजह से सेल जो है वो लिविंग स्टेट में रह पाता है। ये एनसीईआरटी का एक लाइन है। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए। उसके बाद एक टिपिकल सेल बनाते हैं, उस टिपिकल सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा उसके बारे में बताते हैं। हो गया नोट? चलिए, एक टिपिकल सेल बनाएं, प्रोकैरियोटिक नहीं यूकैरियोटिक सेल बनाते हैं, और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। टिपिकल कहने का मतलब ना कंप्लीट। ठीक है, ये कंप्लीट यूकैरियोटिक सेल बनाते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल भी होता है, एक चीज़ बताना भूल रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल जो होता है इसको भी दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्लांट सेल, प्लांट सेल और एक एनिमल सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल क्या होता है ना, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ये सब 9th क्लास में पढ़ना होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि प्लांट सेल जो होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, प्लांट सेल अगर हुआ तो उसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल हुआ तो उसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, सेल वॉल एब्सेंट, एनिमल सेल में ये नहीं होता है। ठीक है, ये इसके सेल वॉल बाहर वाला लेयर है जो प्लांट में पाया जाएगा, एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। और ये अंदर वाला जो लेयर है इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन, या इसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेमी फ्लूइड भरा है, सेमी फ्लूइड भरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जिसको क्या बोल रहे हैं? साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब वो होता है ना जो खाली जगह को भरने वाला होता है, इसलिए इसको लिखा गया सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। और इसके आगे भी लिखा है विच ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल। पूरे सेल के वॉल्यूम को कौन ऑक्यूपाई करके रखता है? साइटोप्लाज्म। देखिए यहाँ भी वर्ड ब्रेकडाउन हो सकता है, यहाँ भी वर्ड ब्रेकडाउन हो सकता है, साइटो और प्लाज्मा, साइटो और प्लाज्म। साइटो का मतलब सेल, साइटो का मतलब सेल, हमेशा याद रखना है। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, साइटो का मतलब सेल। ठीक है, और प्लाज्म का मतलब फ्लूइड, प्लाज्म का मतलब हो गया फ्लूइड, साइटो का मतलब हो गया सेल। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म होता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो कि सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, मतलब सेल के अंदर जितना भी वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई कौन करता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब क्या इसके बारे में एक लाइन क्या लिखा गया है साइटोप्लाज्म के बारे में, कि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है कि वेरियस, बहुत सारा जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है एक सेल के अंदर, वो सेल के कौन से पार्ट में होता है? साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में होता है। और उसी केमिकल रिएक्शन की वजह से सेल जो है वो लिविंग स्टेट में रह पाते हैं। उसके लिए लिखिए वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर्स इन इट, वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर्स
इन साइटोप्लाज्म टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, सेल जीवित अवस्था में रह सके, सेल जिंदा रह सके, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है साइटोप्लाज्म में, या फिर यूँ कह लें कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से सेल जो है वो लिविंग अवस्था में रह पाता है। ठीक है। अच्छा, और अब इसके अंदर क्या क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा। यूकैरियोटिक सेल है, ट्रू न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा। ये रही न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस रहा, न्यूक्लियस के अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, या अच्छे से बनाए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ये रहा इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ऊपर वाला जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल का जो कवरिंग है उसको सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, न्यूक्लियस का जो कवरिंग है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। वैसे एक्चुअली ये है क्या, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस लिख लें यहाँ पे, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है इसका जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या है, क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम बना किसका होता है, क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन का। ठीक है, ये पढ़ना है 12th में टोटली पढ़ना है कि क्रोमोसोम कैसे डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, कितना प्रोटीन उसमें लगा होता है, डीएनए किस तरह से उस प्रोटीन पे रैपिंग होता है, ये सारा का सारा 12th में पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ भी भूलना नहीं है कि क्रोमोसोम किसका बना है, डीएनए और प्रोटीन का। वैसे ये हमेशा याद आता रहेगा कि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए का होता है, या सिंपली सिर्फ बोल देते हैं कि डीएनए प्रेजेंट है उसके अंदर। इसके अंदर भी एक फ्लूइड होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर वाले फ्लूइड को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर वाला जो फ्लूइड है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दो को प्लाज्म हो गया, इन दोनों को मिला के, या इन दोनों अगर मतलब कि एक साथ दोनों को दोनों के लिए एक अगर वर्ड बोला जाए ना, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के लिए दोनों के लिए एक वर्ड बोला जाए तो उसके लिए बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। दोनों को मिला के क्या बोल दिया जाता है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, याद रहेगा प्रोटोप्लाज्म। अगर सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड के बारे में बात कर रहा है तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे। अगर सिर्फ न्यूक्लियस को छोड़ के सेल के अंदर के फ्लूइड का बात कर रहा है तो क्या बोल देंगे, साइटोप्लाज्म बोल देंगे। अगर पूरे सेल के अंदर का बात कर रहा है, बोल रहा है कि सेल के पूरे न्यूक्लियस को कोई मतलब कि नहीं कुछ बोला है, और पूछ रहा है कि सेल के अंदर का जो प्लाज्मा होता है, जो फ्लूइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो सिर्फ हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस स्पेसिफाई नहीं किया है, नहीं बोला है कि न्यूक्लियस का लेना है या नहीं लेना है, तो क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, चलो ये तो हो गया एक टिपिकल सेल। अच्छा, अब चूंकि यूकैरियोटिक सेल बनाया है, यही पढ़ना था कि इसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। शेप और साइज बाद में पढ़ लेते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। इसके अंदर ना बहुत सारे टाइप का ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, जैसे यहीं पे बना है, एक इस टाइप का ऑर्गेनेल पाया जाता है, एक इस टाइप का ऑर्गेनेल पाया जाता है, एक इस टाइप का ऑर्गेनेल पाया जाता है, और भी होता है, ये इधर है, इधर भी हो सकता है ये, और इसके ऊपर इस तरह से दाने दाने जैसा स्ट्रक्चर भी पाया जा सकता है। ठीक है, इधर वाला पे नहीं बनाते हैं, एक ही साइड वाला पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ ऊपर जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, एक बात पहले सुन लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में देखते हैं।
जो यूकैरियोटिक सेल होता है ना, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में थोड़ा सा और डिफरेंस जानते हैं। पहला डिफरेंस क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस ही नहीं होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। दूसरा डिफरेंस देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें कोई भी सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है। जब प्रोकैरियोटिक सेल स्पेशली पढ़ाएंगे तो उसमें बताया जाएगा कि कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल उसमें नहीं प्रेजेंट होता है और कोई कोई जो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है वो भी प्रेजेंट होता है उसमें। अभी बता देते हैं क्या होता है वो। जो यूकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक का भी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल बनाए हैं, ओवरव्यू देखना है सेल का, तो बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल जो होता है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। अब पूछोगे सर ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? जैसे देख लो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगा है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, तो ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? और ऑर्गेनल का बात पहले समझ लो, ऑर्गेनल्स क्या होता है? ऑर्गेनल्स द स्ट्रक्चर, वैसा कोई भी स्ट्रक्चर या वैसा कोई भी सब्सटेंस नहीं, वैसा कोई भी स्ट्रक्चर या वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं क्या? नहीं, ऑर्गन बोलते हैं, ऑर्गन। वैसा कोई भी ऑर्गन जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, सेल का ऑर्गन बोलेंगे उसको, हमारे बॉडी का ऑर्गन ही, सेल का ऑर्गन। यार सिंपल बोलो ना यार, सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट है, सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट है उसको सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। एनीथिंग विच प्रेजेंट इन सेल, सेल साइटोप्लाज्म बोल दें, इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड, कुछ भी जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। उधर दिख रहा है कोना में दिख रहा है ना सर, साइटो नहीं दिख रहा, साइटो पर का ऑर्गेनल्स के बाद नहीं दिख रहा कुछ, चलो रुक जा। ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। इसको थोड़ा सा और इधर लिखते हैं। ऑर्गेनल्स क्या होता है? एनीथिंग विच प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स, वो कोई भी चीज जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा उसको सेल ऑर्गेनल्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स उसको बोलेंगे ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स उसको बोलेंगे जिसके ऊपर मेम्ब्रेन का कवरिंग हो, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन का कवरिंग हो। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन का कवरिंग है और ये न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है ये बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है। ये जब हम लोग पढ़ेंगे मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में या कोई भी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन ये भी बाई लेयर्ड होता है, दो लेयर का होता है। दिख नहीं रहा है बट ये 2 लेयर का होता है। जब पढ़ेंगे ना सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो वहाँ पे दिखेगा कि 2 लेयर का कैसा होता है, और जितने भी मेम्ब्रेन होते हैं वो बाई लेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ये तो दिख रहा, ये भी बाई लेयर्ड होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये भी बाई लेयर्ड होगा। यहाँ पे ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन, ये भी बाई लेयर्ड का मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। यहाँ भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मतलब ये देखो ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है? ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन लगा हुआ है। ये गोल्जी अपरेटस है, ये क्या है? गोल्जी अपरेटस, इसके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन लगा हुआ है। तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये होता है कौन कौन है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स? एग्जाम्पल लिख लें, जैसे गोल्जी अपरेटस, है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और प्लांट के केस में और भी होता है। प्लांट के केस में हो जाएगा जैसे क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड लिखना सही रहेगा, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, वैक्यूल,
अभी और आगे लिखवाएंगे कौन कौन सा होता है, ठीक है ना, इतना अभी चिंता नहीं करना। न्यूक्लियस भी क्या है हुआ, न्यूक्लियस भी हो जाएगा, न्यूक्लियस भी तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। सर इतना घचपच मचाते हैं ना बोर्ड पे, दिमाग का दहीवारा हो जाता है एकदम। दिख रहा है ना अच्छे से, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, वैक्यूल, न्यूक्लियस, चलो सब दिख रहा है एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, नामकरण कर देते हैं इसका। ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और चूंकि इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम है, ये जो बिंदु बिंदु जैसा स्ट्रक्चर दिए हैं ये क्या है, राइबोसोम है। वैसे हमको इधर स्मूथ वाला बनाना चाहिए था, इधर लिखने का स्पेस ज़्यादा नहीं है इसीलिए। ये जो यहाँ पे बिंदु बिंदु जैसा स्ट्रक्चर दिए हैं, बूंदा बूंदा जैसा, ये बूंदा नहीं है सिर्फ, ये क्या है, ये इस पे प्रेजेंट राइबोसोम है। अब सर राइबोसोम क्या हो गया, नया नया चीज लेके आ रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा। राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनल है, बट वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है। लिख लें यहीं पे, मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, लेस ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है। और चूंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, ये क्या है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और चूंकि इस पे राइबोसोम प्रेजेंट है और इसका सरफेस रफ हो गया है, राइबोसोम के प्रेजेंट होने के कारण इसका सरफेस रफ हो गया है, इसीलिए इस वाले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और चूंकि इस पर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसका सरफेस स्मूथ है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको नोट कीजिएगा। अच्छा एक और काम छूट गया, ये है गोल्जी एपरेटस, ये गोल्जी एपरेटस। सर और भी चीज़ें छोड़ दी हैं, प्लास्टिड कहाँ बनाए हैं, वैक्यूल कहाँ बनाए हैं, वो जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं ना, इसीलिए नहीं बनाए हैं। जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे तो वहाँ बना के देख लेंगे, सारा चीज़ वहाँ पे बना देंगे, ठीक है। अभी बस इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ भी जो भी कीजिए इसको अभी नोट कीजिए। ये पूरा सेल का एक ओवरव्यू था, ठीक है, हो गया है। चलो एक सेल का ओवरव्यू देने में हमको आधा घंटा लग गया, बताओ। समझ में तो आ गया ना, आधा घंटा लगे 1 घंटा लगे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस समझ में आना चाहिए। मिटाए ना, चलो अब इसके बाद देख लेते हैं सेल के शेप और साइज के बारे में बात कर लेते हैं, सेल का शेप और साइज, ठीक है। कुछ छूटा नहीं ना रे बाबा, मेरे हिसाब से कुछ नहीं छूटा होगा, बहुत कुछ बता दिया, कुछ नहीं छूटा। चलो शेप ऑफ सेल, सेल का जो शेप है वो एक शेप का नहीं रहता है, बहुत सारे शेप का होता है। सेल किसी एक शेप में नहीं रहता है, अलग अलग सेल का अलग अलग सेल का अलग अलग शेप होता है, ठीक है। और ये शेप वैरी किस पे करता है, शेप ऑफ द सेल, एक एनसीईआरटी नीचे में एक लाइन लिखी है, शेप ऑफ द सेल इज वेरी या सेल ऑफ द सेल में vary with the function they perform। सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है,
कौन सा मतलब कि सेल का शेप क्या होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो किस पे वैरी करेगा कि सेल कौन सा फंक्शन कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि सेल का शेप क्या होगा। जैसे देखते हैं कुछ कुछ सेल का शेप दिया गया है और उसका स्ट्रक्चर बना के दिया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है। जैसे पहला सेल का शेप बताया गया है राउंड एंड बाइकनकेव, राउंड एंड बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव। इसका एक एग्जांपल भी दिया है आरबीसी, एग्जांपल आरबीसी, फुल फॉर्म तो पता ही होगा, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ये जो होता है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मैच्योर जब हो जाता है रेड ब्लड सेल्स तो उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और वो किसके किसके रेड ब्लड सेल से, ह्यूमंस के रेड ब्लड सेल से, ठीक है। इसका देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, राउंड एंड बाई कॉनकेव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये बाई कॉनकेव है, कॉनकेव कुछ इस तरह का, इसको कॉनकेव बोलेंगे, और दोनों तरफ कॉनकेव है, इधर भी कॉनकेव है, इधर भी कॉनकेव है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, बाई कॉनकेव है। और राउंड क्यों बोल रहे हैं, ये गोल होता है, ये कैसा होता है, गोल होता है। जैसे ना कभी कभी देख घर पे अगर मम्मी कभी रोटी बना रही हो तो लेके देखना, आटा जो होता है ना, आटा गोल बनाना, थोड़ा सा चपटा करना, थोड़ा सा चपटा करना, तो वो क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, राउंड हो जाएगा ना चारों तरफ से। और उसको बीच से जैसे डोनट होता है, डोनट नहीं नाम सुने कोई दिक्कत नहीं, आटा जो चपटा किए हो उसको बीच से ऐसे करना, बीच से जब ऐसे कर दोगे तो इस शेप का बन जाएगा। और चूंकि ये हमने गोल किया था, चपटा किया था, तो गोल हो गया होगा, तो वही होता है, उसी को बोलते हैं राउंड एंड बाइकॉनकेव शेप। इसका एग्जाम्पल कौन है, आरबीसी, ये शेप का होता है। दूसरा अमीबॉइड शेप दिया गया है, अमीबॉइड शेप। अमीबॉइड शेप कहने का मतलब नो शेप, कोई शेप नहीं इसका। सुने होगा ना बचपन में, बहुत बार सुने होगा, अमीबा का कोई शेप नहीं होता, अमीबा का कोई अपना शेप नहीं होता, हमेशा शेप बदलते रहता है, ठीक है। वही है, अमीबॉइड शेप भी होता है, नो शेप, इसके पास कोई शेप नहीं होता अमीबा के पास। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है WBC, नाम तो सुना ही होगा, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये किसका, इसका कोई शेप नहीं होता, WBC का कोई शेप नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोला गया, अमीबॉइड शेप, अमीबॉइड, ठीक है। थर्ड है कौन सा और सा शेप और कौन है, लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग एंड नैरो। इसका एग्जांपल दिया गया है, इसका एग्जांपल दिया गया है क्यूबॉइड इपिथेलियल, क्यूबॉइड इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल सेल, सब नया वर्ड आया, क्यूबॉइड इपिथेलियल सेल। ये जो होता है ना, ये हम लोग को पढ़ना है जब हम लोग एनाटॉमी इन द एनिमल्स पढ़ेंगे ना, एनिमल्स का एनाटॉमी, तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग इपिथेलियल सेल्स के बारे में, इपिथेलियल सेल्स के बारे में। और चूंकि यहाँ पे शेप इसका दिया गया है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड होता है ये कुछ इस शेप का होता है, इस तरह का, इस तरह का। लॉन्ग है, थोड़ा सा ये पतला होता है, इसीलिए इसको बोला गया है लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है। सॉरी क्यूबॉइड नहीं, कॉलमनर है, कॉलमनर, क्यूबॉइड वाला तो मोटा होगा, कॉलमनर है, कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स। ये कुछ इस तरह का होता है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये बहुत सारे सेल्स अटैच्ड है, लंबा है, और ये सेल जो है वो पतला होता है, लंबा सेल है ना, पतले पतले होते हैं अटैच्ड, इसको क्या बोलते हैं, कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स। और क्या है, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग और इलोंगेटेड, ब्रांच्ड सेल है, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग सेल। और जो एग्जाम्पल दिया गया है ब्रांच एंड लॉन्ग सेल में, नर्व सेल का, नर्व सेल्स, ये कभी कभी स्मॉल सबसे लॉन्गेस्ट सेल भी हो जाते हैं, ये नर्व सेल जो है कभी कभी लॉन्गेस्ट सेल भी हो जाते हैं, सबसे लंबा सेल, ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल दिया है इलोंगेटेड, इलोंगेटेड में एग्जाम्पल दिया गया है ट्रैकिड्स का, ट्रैकिड्स ये कहाँ पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, फ्लावरिंग प्लांट का एनाटॉमी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे ट्रैकिड्स। ट्रैकिड जो है ना, ये जाइलम का एक पार्ट होता है, ट्रैकिड्स, जाइलम का नाम सुने हो, नहीं सुने हो तो सुन लो। जाइलम जो प्लांट में, पेड़ पौधों में पानी का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जड़ से लेके
पत्तियों तक पहुंचाता है, वो काम कौन करता है? जाइलम करता है। और उसी जाइलम का एक पार्ट है ट्रैकिड्स, जो पढ़ना है हम लोग को। ये कहाँ पढ़ेंगे? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। इसका शेप कैसा होता है? ट्रैकिड जो सेल होता है उसका शेप कैसा होता है? इलोंगेटेड शेप का होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसका साइज देख लेते हैं। अच्छा, एक और है राउंड एंड ओवल, वो भी देख लेते हैं। राउंड एंड ओवल, 5 हुआ ना, 6। राउंड एंड ओवल शेप, राउंड एंड ओवल शेप, राउंड एंड ओवल शेप। हाँ, इसका एग्जांपल दिया गया है मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल्स। ये किस में प्रेजेंट होता है? ये लीव्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल्स। ये राउंड होता है और ओवल शेप का होता है थोड़ा सा, ठीक है, अंडे के आकार का, ठीक। और इस किस में प्रेजेंट होता है? और कौन सा सेल है तो होता है ऐसे? ये मीजोफिल सेल। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन लीव्स, प्रेजेंट इन लीव्स। ये भी पढ़ना है कहाँ पे? ये भी पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। समझ में आ गया? अब साइज पे आ जाते हैं, नोट कर दो जल्दी से। एनसीईआरटी में सारा चीज़ दिया हुआ है, आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा। एनसीईआरटी में ये सारा चीज़ दिया हुआ है एज इट इज। आगे बढ़े, साइज ऑफ सेल पढ़ देते हैं। सेल का कौन कौन सा साइज होता है? आज तो सोचे थे कि प्रोकैरियोटिक आधा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा दिया जाएगा, इधर ही रह गया। प्रोकैरियोटिक सेल, ओहो, से साइज ऑफ द सेल, साइज ऑफ द सेल्स। देखो एनसीईआरटी में ना दो बात लिखा है। एक माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। एक पीपीएलओ, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका फुल फॉर्म होता है पीपीएलओ का। इन दोनों के बारे में एनसीईआरटी बड़ा अजीब अजीब चीज़ लिखा है। दोनों तो है प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों कैसा सेल है? दोनों का दोनों प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, दोनों का दोनों प्रोकैरियोटिक सेल है। लेकिन एनसीईआरटी लिखा है सबसे स्मॉलेस्ट सेल, इसको लिखा है स्मॉलेस्ट सेल, और इसका साइज बताया है 0.3 माइक्रोमीटर का। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा का बताया है और इसका साइज बोला है 0.3 माइक्रोमीटर। लेकिन पीपीएलओ का एक स्ट्रक्चर बनाया है नेक्स्ट पेज में, जस्ट नेक्स्ट पेज में पीपीएलओ का एक स्ट्रक्चर बनाया है और इसका साइज बताता है 0.1 माइक्रोमीटर। तो फिर स्मॉलेस्ट ये कहाँ से हो गया? तो इस पर पता नहीं क्या एनसीईआरटी कहना चाह रहा। इसका साइज कितना होता है पीपीएलओ का? 0.1 माइक्रोमीटर, जो नेक्स्ट पेज पे इसका फिगर बना के बताया है। और भी दिक्कत क्या है कि वो बताया है वहाँ पे बैक्टीरिया का जो साइज है ना, बैक्टीरिया का जो साइज है, जहाँ पे हम लोग साइज पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरिया का साइज बताता है 3 से 5 माइक्रोमीटर का, ठीक है। और जहाँ पे फिगर बनाया है अकॉर्डिंग टू फिगर, जहाँ पे बैक्टीरिया का फिगर बनाया है वहाँ पे बताता है 2 से 3 माइक्रोमीटर का, पता नहीं क्या है। तो हम लोग स्मॉलेस्ट सेल, चूंकि माइकोप्लाज्मा को बोला है एनसीईआरटी, तो हम लोग इसी को बोलेंगे स्मॉलेस्ट सेल। साइज चाहे जो भी दे एनसीईआरटी वाला, पीपीएलओ का कितना भी कम दे, लेकिन स्मॉलेस्ट किसको बोला है? माइकोप्लाज्मा को बोला है, तो स्मॉलेस्ट इसी को मानेंगे। इसका शेप कितना, साइज कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ों का शेप दिया, साइज दिया गया है। जैसे ह्यूमन आरबीसी का साइज दिया गया, ह्यूमन आरबीसी का साइज दिया गया है 7 माइक्रोमीटर का। ह्यूमन आरबीसी का साइज दिया गया है 7 माइक्रोमीटर का। अभी बता दिए कि लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है? ह्यूमन का जो नर्व सेल होता है, नर्व सेल ह्यूमन का नहीं, किसी मतलब कि जो नर्व सेल होता है ना, वो ह्यूमन में हो चाहे और अदर हो, और अदर एनिमल्स में जो नर्व सेल होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ह्यूमन आरबीसी का 7 माइक्रोमीटर दिया है, और किसका दिया है? हो गया ना, माइकोप्लाज्मा हो गया, पीपीएलओ हो गया, बैक्टीरिया हो गया। और दिया है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जो बताया है, तो ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल,
लार्जेस्ट सेल, इसका साइज लगभग 15 सेंटीमीटर होता है। कितना? लगभग 15 सेंटीमीटर, 9.1 इंच इसका साइज। ऑस्ट्रिच का ये सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, सबसे बड़ा सेल होता है, और इसका साइज लगभग 15 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, और कोई दिया है? नहीं, और तो कोई नहीं दिया, इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही रहने दें। नेक्स्ट दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट डे प्रोकैरियोटिक सेल खत्म करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई आपको दिक्कत हो। ठीक है।